We will better start. It's been already 15 minutes. Okay. तो बेसिकली वो पुराने लिंक में ऑडियो नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, तो मैं थोड़ा रुक गया. ऑलरेडी आई कैन सी देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन चालू करने के पहले और अपना लाइव में आप लोग क्वेश्चंस लेने के पहले मैं अपने तरफ से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेटिव बातें बताना चाहूँगा. हम इसमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हार्ट अटैक का. आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रहा है ना? एक बार मुझे बता दीजिए. हरिहरन, मिस्टर हरिहरन, पूर्णिमा मैडम, आवाज़ आपको क्लियर आ रहा है? बस यस लिख दीजिए कमेंट्स में, तो मुझे समझ में आ जाएगा. ओके, ठीक है, थैंक यू. राइट. ओके, ठीक है. मतलब इसका मतलब आवाज़ क्लियरली आ रहा है सबको. तो वी विल स्टार्ट. सबसे पहले आप तब तक आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, आपके कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए. मैं बीच बीच में कमेंट्स में देखकर आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जो बेस्ट आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मैं आपको बीच बीच में आपके कमेंट्स देख के देते रहूँगा. अभी फ़िलहाल हम जस्ट स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव को. तो अभी ऐसा है कि टू बिगिन विथ डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर देने के पहले, जैसा कि मैंने कहा, मैं कुछ जो हार्ट अटैक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पहले थोड़ा क्लियर करूंगा आप लोगों में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में जो हार्ट अटैक के कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि हार्ट अटैक क्या है. बहुत लोग हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं, बहुत लोग हार्ट अटैक को हार्ट फेलियर के साथ कंफ्यूज करते हैं. तो ये जो हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आया है तो बस अभी हार्ट अटैक, यानी कि डेथ, जिसको हार्ट अटैक आया उसकी डेथ ही हो जाती है. ऐसे ऐसे बहुत सारे आई वुड से मिसअंडरस्टैंडिंग बोलिए या पार्शियल नॉलेज बोलिए लोगों में है, जिसकी वजह से आइडियाज़ लोगों की क्लियर नहीं है. तो मैं ये आइडिया आपका हार्ट अटैक के बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हार्ट अटैक में होता क्या है. तो हार्ट अटैक का ये मतलब है, अब इसको अटैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ये जो प्रॉब्लम है या जो इवेंट है, जो बीमारी है, सडनली मैनिफेस्ट होती है या सडनली नज़र आती है. उससे जो प्रॉब्लम होना है वो बहुत ही सडनली होता है, मानो किसी ने हमारे हार्ट पर अटैक कर दिया हो, इसलिए उसका नाम है हार्ट अटैक. अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी हार्ट होता है उसका जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो होती है हार्ट की मसल, जो एक पंप की तरह काम करती है. वो ऐसा पंप होते रहता है और लंग्स से उसमें ब्लड आता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. फिर हार्ट उसको पंप करके बॉडी के जो बाकी के हिस्से हैं, हाथ पैर, ब्रेन, स्टमक, मसल्स, उन सब जगहों पे पंप करके पहुंचा देता है. अब इस ब्लड में होता है ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वो कैलोरीज होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, जो कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को लगता है. तो ये सारी बातें जो होती हैं, इसको बॉडी के हर अंग को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हार्ट पंपिंग के द्वारा ये जो ब्लड पहुंचाता है बॉडी के अलग अलग अंगों में, उसके द्वारा ये सारे न्यूट्रिएंट वहाँ तक पहुँचते हैं. अब जिस तरह हार्ट बाकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उसी तरह से हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई लगता है. हार्ट की मसल को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज, इन सब का सप्लाई लगता है. ये आता है हार्ट को एक स्पेसिफिक या स्पेशल ब्लड वेसल्स या ब्लड की नलियों के द्वारा, जिनको हम करोनरी ब्लड वेसल कहते हैं. अगर इसको, मेरी मुट्ठी को आप हार्ट समझ लीजिए, तो करोनरी वेसल्स इसके ऊपर इस तरह से बैठे हुए रहते हैं. उसमें से जो छोटी छोटी ब्रांचेस है वो हार्ट के अंदर जाती है, हार्ट की मसल्स के अंदर घुस के वहाँ तक ये ब्लड को पहुँचाती है. अब हार्ट अटैक में ये जो करोनरी ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, उन नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है. वो बहुत कारणों से हो सकता है ब्लॉकेज. मोस्ट कॉमनली एक बड़े ब्लड क्लॉट की वजह से होता है ब्लॉकेज. फिर वहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल या फैट की वजह से हार्ट की जो अंदर की जो दीवार है, उसमें हार्ट की नस के अंदर की जो दीवार है, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल सब जगह से फैट डिपॉजिट हो जाए, तो उस डिपॉजिशन की वजह से ओवरऑल हार्ट की जो नस है उसका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है. उस वजह से भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है हार्ट की नस को. तो इस तरह से
या तो कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपॉजिशन की वजह से जो ब्लॉकेज होता है, या सडनली ब्लड क्लॉट हार्ट की नस में आ जाने की वजह से जो ब्लॉकेज होता है, इस वजह से हार्ट की किसी भी नस में वो ब्लॉकेज हो, तो उससे क्या होता है कि हार्ट का वो हिस्सा जिसे ये नस ब्लड पहुंचाती है, उस हिस्से को ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। इसी का मतलब है उस हिस्से को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब पहुंचना बंद हो जाता है, और हार्ट की मसल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि इसको अगर कुछ मिनटों के लिए भी ब्लड सप्लाई टोटली अगर रोक दिया जाए, तो हार्ट की मसल को डैमेज हो जाता है। तो हार्ट की मसल को ये जो डैमेज होता है, हार्ट की नस में ब्लॉकेज की वजह से, उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब इस डैमेज की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु होना या नहीं होना हमेशा होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हार्ट के एक छोटे से हिस्से को डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट का वो हिस्सा जिसको डैमेज हुआ है, वो पर्टिकुलर पार्ट वीक हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जो बाकी का हार्ट अच्छे से पंप करता है, वो पर्टिकुलर हिस्सा इतना फ़ोर्सफुली, इतना ताकत से पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसको डैमेज हो गया है, वो वीक हो गया है। लेकिन बाकी का जो हार्ट है, वो पंप कर रहा है। तो इस तरह से जब एक हार्ट के छोटे से हिस्से को डैमेज होता है, हार्ट की किसी छोटी नस में ब्लॉकेज होने की वजह से, तो ऐसी सूरत में उस व्यक्ति की मृत्यु यूजुअली नहीं होती, क्योंकि किसी के भी डेथ का मेन रीज़न क्या होता है कि उनके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है उसका रुक जाना, उससे ब्रेन ब्रेन डेथ होती है, ब्रेन टोटली काम करना परमानेंटली बंद कर देता है, और उसको ब्रेन डेथ बोलते हैं, विच इज़ लीगली और टेक्नोलॉजिकली दिस इज़ नोन एज दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ डेथ, कि ब्रेन डेथ हो जाए। अब जब हार्ट के छोटे से हिस्से में डैमेज हुआ है, तो बॉडी को ओवरऑल जो ब्लड सप्लाई हार्ट पंपिंग से पहुंचाता है, उसमें कोई खास गिरावट नहीं होती है, और इसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन अगर हार्ट के एक बहुत बड़े हिस्से को डैमेज हो जाए, तो हार्ट का ओवरऑल जो पावर है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब जो हार्ट ऐसे ऐसे पंप करना है, वो बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे पंप करने लग जाता है, या फिर यूँ कहिए कि कभी-कभी इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि हार्ट कंप्लीटली पंप करना बंद ही कर देता है। जो ऐसा-ऐसा पंप कर रहा है वो टोटली स्टिल हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। अब इसके वजह से जब बॉडी को जो ब्लड सप्लाई है वो टोटली रुक जाता है, क्योंकि वो पंप ही काम नहीं कर रहा है जो हार्ट बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुँचाता है। और इस वजह से जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो ब्रेन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जैसे कि मैंने कहा कुछ मिनट्स भी अगर जैसा हार्ट सेंसिटिव है वैसे ब्रेन भी सेंसिटिव है। कुछ मिनटों के लिए भी अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, तो उसकी वजह से ब्रेन डेथ होती है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए हर हार्ट अटैक के केस में डेथ होगी ये ज़रूरी नहीं है। अगर हार्ट के छोटे हिस्से को डैमेज हुआ है तो डेथ नहीं होती है, लेकिन हार्ट के अगर बड़े हिस्से को डैमेज हुआ है तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये है कॉन्सेप्ट हार्ट अटैक का। हार्ट की नस में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को जो डैमेज होता है, इस इवेंट को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अभी बहुत लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट में कंफ्यूजन करते हैं, या बहुत लोगों को यही लगता है कि हार्ट अटैक यानी हार्ट का जो धड़कना है वो बंद हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी समझाया, धड़कना बंद होना नहीं, बल्कि हार्ट के एक हिस्से को डैमेज होना, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब अगर हार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा अगर डैमेज हो जाए, तो जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन है पूरा ही हो सकता है रुक जाए, और हार्ट एकदम स्टिल हो जाए, कोई पंपिंग नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। जब इस तरह से होता है तो उसको हार्ट या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, मतलब धड़कना रुक गया है। तो ये होता है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट। तो ये मेन डिफरेंस है। तो हार्ट अटैक की हर एक केस में कार्डियक अरेस्ट होना या हार्ट अटैक रुक जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी का हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी दिल का धड़कना रुक जाता है, तो अगर उसको जल्दी से हम कुछ इंटरवेंशन ना करें, तो उसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये डिफरेंस हो गया हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में। अभी हम कुछ बीच-बीच में मैं क्वेश्चंस भी लेता हूँ जो आप लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं। कुछ मैं वो भी क्वेश्चंस लूँगा जो रेगुलरली लोग मुझे ओपीडी में पूछते रहते हैं, और जो लोगों को बहुत मेजर डाउट है। पहले मैं आपके सवालों का जो जवाब दे देता हूँ इधर। यस। पूर्णिमा मैडम ने पूछा है कि मेरी हार्ट बीट 40 टू 45 रहती है। ओके, तो पूर्णिमा मैडम, इसका डायरेक्टली हार्ट अटैक से कोई रिलेशन नहीं है। वो हार्ट के रिदम के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस पर भी हम एक बाद में लाइव सेशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे जो हेल्दी हार्ट कम्युनिटी का ग्रुप है, उसमें ये सब डिस्कस करते रहता हूँ मैं। और एवरी ऑल्टरनेट संडे
ये ऐसे यूट्यूब लाइव सेशन लेने का प्लान है मेरा। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि मैं कितना अवेलेबल रहता हूँ संडे या बाकी दिनों में, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एवरी अल्टरनेट संडे हम इस तरह का लाइव सेशन लें और वहाँ पे ये हार्ट बीट वाला प्रॉब्लम भी हम डेफ़िनेटली कवर करेंगे। मोटा-मोटा पूर्णिमा मैडम आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि येस 40 टू 45 हार्ट रेट डेफ़िनेटली ज़रा लो है, क्योंकि नॉर्मली एट रेस्ट यानी कि जब आप किसी तरह का फिज़िकल या मेंटल एक्सर्शन ना कर रहे हो, तो ऐसे वक़्त पर हार्ट रेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 60 टू 100। अगर 60 से कम रहती, कभी-कभी अगर हम बहुत ही रिलैक्स हो, जैसे कि हम सो रहे हो, तब हार्ट रेट 50 तक भी जा सकती है। अगर आपका हार्ट रेट 40 टू 45 है, तो ये मुझे ज़रा ज़्यादा ही कम लग रहा है, जिसके यूजुअली हार्ट रिदम से रिलेटेड इश्यूज़ में हो सकता है। तो आई वुड एडवाइस यू कि प्लीज़ आपके कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए, पर्सनली जाके मिलिए, उनको पूछिए कि ये ऐसा होने का क्या कारण है, कोई हार्ट रिदम प्रॉब्लम है या नहीं? क्योंकि बहुत अगर कम हार्ट रेट हो जाए ना, तो उसके वजह से भी हमारे बॉडी और स्पेशली ब्रेन को ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि आपका एज 57 भी ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो एक बार डेफ़िनेटली मिलिए, क्योंकि दिस इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल 40-45। मिस्टर आरिफ खान का सवाल है, माई हार्ट रिलेटेड रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, हाउएवर आई फील हैवीनेस इन माई चेस्ट एंड माइल्ड पेन समटाइम्स। तो मिस्टर आरिफ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट टेस्ट या हार्ट रिलेटेड रिपोर्ट से आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट ईसीजी, 2D इको और स्ट्रेस टेस्ट। अगर ये तीनों ही टेस्ट नॉर्मल है, तो ही हम बोल सकते हैं रीजनेबली कि हार्ट नॉर्मल है। अगर ये तीनों ही टेस्ट आपके नहीं हुए हैं, तो पहले तो ये चीज़ें करवा लेना, ईसीजी, 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट। आपके कार्डियोलॉजिस्ट से आप चाहे तो एक बार पर्सनली मिल लेना इस बारे में, क्योंकि ये तीनों टेस्ट नॉर्मल है, देन आपका चेस्ट पेन हार्ट की वजह से होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल रह जाती है। क्योंकि जब भी चेस्ट में पेन होता है, तो वहाँ सिर्फ हार्ट है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हार्ट के अलावा बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है वहाँ, जैसे वहाँ चेस्ट में हमारे लंग्स होते हैं, बोन्स होती है, मसल्स होती है, चेस्ट का आउटर लेयर होता है। हाँ, तो इवन एसिडिटी का पेन भी चेस्ट में पेन के जैसे फील हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे चेस्ट पेन के दूसरे नॉन कार्डियक रीज़न हो सकते हैं। तो ये बाकी के भी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करिए। सिर्फ चेस्ट पेन यानी हमेशा हार्ट का ही पेन होगा, वो ज़रूरी नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर ईसीजी, 2D इको और स्ट्रेस टेस्ट, ये तीनों ही टेस्ट आपके नॉर्मल है, तो पॉसिबिलिटी कम है इस बात की कि आपका जो पेन है चेस्ट का, वो हार्ट से रिलेटेड होगा। ये कोई दूसरा पेन भी हो सकता है। मिस्टर मनीष तलपे, उनका सवाल है, मेरा हार्ट फ्लो स्लो है। एक मिनट, थोड़ा मैं टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप अभी अभी आवाज आ रहा है मेरा? आरिफ, मिस्टर मनीष, पूर्णिमा मैडम। ओके ओके ओके, ठीक है, तो आवाज़ आ रहा है मेरा। हाँ, तो मिस्टर मनीष तलपे, आपने पूछा है मेरा हार्ट फ्लो स्लो है, तो क्या मुझे बताएंगे कि ये किस कौन से इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आप बोल रहे हैं? क्या आपको आपके आपकी एंजियोग्राफी हो गई है, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की नस में ब्लड फ्लो स्लो है? अगर उससे रिलेटेड है, तो उसका अलग एक्सप्लेनेशन है, बाकी कारणों का अलग एक्सप्लेनेशन है। तो वो ज़रा मुझे बताना कि वो किस जगह पे आप बोल रहे हैं कि हार्ट फ्लो स्लो है। तब तक मैं दूसरे कुछ हार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। यस, एंजियोग्राफी हुआ है तलपी जी का। ओके, तो हार्ट में हार्ट फ्लो स्लो होने का ये मतलब है कि हार्ट की जो आपकी नसें हैं, उसमें जो ब्लड फ्लो जिस स्पीड से होना चाहिए, जिस तरह से एकदम बह के निकल जाना चाहिए टॉप से बॉटम तक ब्लड फ्लो, उसका स्पीड नॉर्मल से थोड़ा स्लो है।
उसको हम स्लो फ्लो कहते हैं। अभी ऐसा है कि यूजुअली जब स्लो फ्लो होता है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हार्ट की जो नसें हैं वो थोड़ी फूल गई हो, या हार्ट की जो नसों की जो दीवारें हैं वो दीवारों के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो, इस तरह की जो या हार्ट की जो मसल्स है वो इतनी वीक हो गई हो कि ऊपर से जो ब्लड आ रहा है हार्ट की मसल्स में उसको फ्री फ्लो नहीं मिलता है नीचे, तो ऐसे बहुत सारी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट की नस में ब्लड फ्लो स्लो हो सकता है। कभी कभी अगर किसी का हार्ट बीट या हार्ट का जो स्पीड है, जो हार्ट का धड़कना है, अगर वो स्लो हो, जैसे कि अभी पूर्णिमा मैडम बोली थी उनका हार्ट बीट 40-50 चलता है, 40-45 चलता है, तो ऐसे इसमें भी कभी कभी हार्ट जो ब्लड फ्लो है हार्ट की नस में वो स्लो हो सकता है। तो आई वुड एडवाइस यू तलपी जी कि आप एक बार आपके कार्डियोलॉजी से बात करिए, क्योंकि मुझे आपका पूरा बैकग्राउंड डिटेल पता नहीं है, तो मैं ये आपको नहीं बता पाऊंगा कि इनमें से कौन से या और कोई कारण हो सकता है आपके हार्ट के नस का फ्लो होने का। बट डेफिनेटली इन जनरल हार्ट की नस में जो एक मिनिमम स्पीड होता है ब्लड फ्लो का, एकदम नीचे से ऊपर से नीचे जिस तरह से जिस स्पीड से फ्लो ब्लड उतरता है, वैसा अगर ना हो तो डेफिनेटली उसको आगे हमने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो एक बार डेफिनेटली आपके कार्डियोलॉजिस्ट से बात करिए। ओके, तब तक मैं थोड़ा और दूसरे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चेस्ट पेन इन हार्ट। अभी ऐसा है कि जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हर चेस्ट का पेन हार्ट का पेन हो ज़रूरी नहीं है। चेस्ट का पेन हार्ट के अलावा दूसरे कारणों से भी हो सकता है। सो सवाल उठता है कि फिर जब चेस्ट में पेन हो तो हम कैसे पहचाने कि ये जो पेन है वो हार्ट की वजह से ही है या नहीं, या कोई दूसरा कारण तो नहीं है हार्ट के अलावा। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चेस्ट में पेन होता है, अगर वो हार्ट से आ रहा है तो उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट से आने वाले पेन कैसा फील होगा, पहले तो उसका कैरेक्टर देखते हैं हम। हार्ट का पेन चेस्ट में हेवीनेस की तरह या टाइटनेस की तरह फील होता है। मानो जैसे चेस्ट के ऊपर कोई बैठ गया हो तो कैसे छाती में भारी महसूस होगा, या जैसे चेस्ट के ऊपर किसी ने टाइट पट्टा बांध दिया हो तो कैसे टाइटनेस फील होगा चेस्ट में। तो उस तरह का जो अगर टाइटनेस फील हो रहा है या हेवीनेस फील हो रहा है तो वो हार्ट की वजह से वो पेन होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल है हार्ट के पेन के कैरेक्टरिस्टिक के मामले में। इस हार्ट के पेन को हम मेडिकल लैंग्वेज में अंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, या कभी कभी सिंपली हम उसको अंजाइना कहते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि हार्ट का पेन बहुत बार शुरू तो चेस्ट से होता है, लेकिन वो फिर आगे रेडिएट हो सकता है। यानी कि अगर आप को चेस्ट में पेन शुरू हो रहा है तो आपकी जो लेफ्ट आर्म है, बाई जो बाह है, उस तरफ वो फैल सकता है, लेफ्ट बाहों में जा सकता है, कंधे की तरफ जा सकता है, या नीचे फोर आर्म में भी नीचे में उतर सकता है लेफ्ट साइड में। इसके अलावा कभी कभी अगर ये हार्ट का पेन है तो उसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि अचानक बहुत ज़्यादा सांसें फूलना, बहुत ज़ोर से दिल धड़कना, एकदम धक 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 फील होना, या अचानक बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, चक्कर आना, जी मिचलाना। तो इस तरह के जो दूसरे सिम्टम्स है हार्ट में, ये चेस्ट पेन के अलावा, ये भी यूजुअली अगर हार्ट का पेन हो तो उसमें एसोसिएटेड रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या ये एसोसिएटेड सिम्टम्स भी उसके साथ है, तो वो चीज़ या वो पेन हार्ट का पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका ये है कि बहुत बार क्या होता है ना कि हार्ट के इसमें चेस्ट का पेन के साथ में कुछ दूसरी जगहों पर भी पेन हो सकता है हार्ट का, जैसे कि कंधों पे, जबड़े में, पेट के ऊपरी हिस्से में, पीठ की तरफ। ये बहुत ही अनकॉमन लोकेशन है चेस्ट पेन के, हार्ट पेन के केस में। ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इसी कारण से हार्ट अटैक मिस हो जाते हैं। बहुत लोगों को चेस्ट में पेन ना हो के इन दूसरी जगहों पर पेन होता है। तो अगर इन दूसरी जगहों पर पेन है लेकिन आपको हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर,
हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री होना, आपका वज़न अगर ज़्यादा है, आपकी बहुत ही सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ज़्यादा चलने-फिरने का काम नहीं है आपका। अगर ये सारे रिस्क फैक्टर आपको है और ऐसे इसमें अचानक आपको कंधे में, पीठ में, जबड़े में बहुत दर्द हो रहा है, तो एक बार हार्ट की वजह से है या नहीं, उसको इवैल्यूएट कर लेना ज़रा सेफ रहेगा। उसके अलावा एक फाइनल कैरेक्टर बताता हूँ कि अगर ये हार्ट का पेन है, तो बहुत बार क्या होता है कि इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि शुरू में जो पेन है, वो सिर्फ़ हमें कुछ एक्सर्शनल एक्टिविटी करने पर ही होता है। जैसे कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो अचानक सीने में भारीपन या टाइटनेस लगना, कोई भी बहुत ज़्यादा दौड़-भाग कर रहा है या इवन बहुत मेंटल स्ट्रेस अगर हो, बहुत टेंशन हो रही है किसी चीज़ की, किसी से झगड़ा हो गया हो, ऐसे टाइम पे अगर चेस्ट पेन हो रहा है और थोड़ा रिलैक्स करने से, रेस्ट करने से अगर वो ठीक हो जाता है, तो ये भी एक हार्ट अटैक का या हार्ट की नस के ब्लॉकेज की वजह से होने वाला जो हार्ट पेन है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने ध्यान देना चाहिए, अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा हो, ये पता करने के लिए कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन तो नहीं है। अभी बहुत बार इसमें ऐसा होता है कि हार्ट का पेन है, वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन नाउ कमिंग टू कि अगर दूसरे सिस्टम से ये चेस्ट पेन आ रहा है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? तो दूसरा सिस्टम से मेरा मतलब है, जैसे चेस्ट में क्या होता है, दूसरे लंग्स होते हैं, अगर लंग से फेफड़ों से पेन आ रहा है, तो वो कैसे पहचानेंगे? तो फेफड़ों का पेन जो है यूजुअली उसके साथ लोगों को खाँसी होती है क्योंकि फेफड़ों का या लंग्स का पेन तब होता है जब लंग में इन्फेक्शन हो जाए और लंग के इन्फेक्शन में बहुत बार खाँसी होती है। तो इसीलिए अगर आपको चेस्ट पेन के साथ में अगर खाँसी है, बुखार है, तो ये लंग्स के पेन का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा लंग्स का जो पेन है, वो ज़्यादा खाँसने पर या ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करने पर वो ज़रा बढ़ जाता है और जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग या खाँसना रोक दो, तो वो कम हो जाता है। तो अगर इस तरह के कुछ एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं, तो वो लंग्स की वजह से वो पेन हो सकता है। दूसरा लंग्स के अलावा अलग दूसरी चीज़ यहाँ चेस्ट पेन का कारण हो सकता है एसिडिटी का पेन। अब वो कैसे पहचानें? तो एसिडिटी का जो पेन है यूजुअली ये फूड से रिलेटेड रहता है। जब भी आप खाना खाते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ स्पाइसी तीखा खाना खाएँगे, इवन ज़्यादा ऑयली खाना खाएँगे, तो उस टाइम पे आपको ये फ़ील होगा। दूसरा, ये चेस्ट में एक जलन की तरह फ़ील होता है। तीसरा, इसका जो लोकेशन है टिपिकली मिडलाइन में होता है। यूजुअली हार्ट चेस्ट के दूसरी तरफ नहीं होता है, टिपिकली एकदम सेंटर में चेस्ट के होता है क्योंकि चेस्ट के सेंटर में अपना फूड पाइप होता है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं और उसी फूड पाइप से जैसे ही एसिड ऊपर आता है, रिगर्जिटेट होता है, तो उस एरिया में हमको ये पेन हो सकता है। तो अगर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हार्ट का जो चेस्ट में पेन आ रहा है वो एसिडिटी से रिलेटेड पेन हो सकता है। और फाइनली जो यहाँ पेन होता है, चौथा कारण उसका है मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी कि मसल्स या बोन से आने वाला पेन। अभी मसल्स या बोन से आने वाले पेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यूजुअली पहली बात तो ये बहुत लोकलाइज्ड होता है, मतलब किसी अगर आपको पेन हो रहा है ना, तो आप एग्ज़ैक्टली एक पॉइंट लोकलाइज़ करके बता पाओगे कि हाँ, मुझे इस पॉइंट पे पेन हो रहा है या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। हार्ट के पेन में ऐसा लोकलाइज़ेशन पॉसिबल नहीं। हार्ट का तो पूरा चेस्ट में ही भारीपन या टाइटनेस फ़ील होता है। किसी एक पॉइंट पर पेन हो रहा है, वैसे हार्ट के पेन में यूजुअली नहीं होता है। तो इसलिए अगर बहुत ही लोकलाइज़्ड पेन है एक पॉइंट पे, तो वो मस्कुलर पेन होने का ज़्यादा चांस हो सकता है, मस्कुलर या मस्कुलोस्केलेटल पेन। दूसरा कि जिस भी पॉइंट पर पेन हो रहा है मस्कुलोस्केलेटल इसमें, उस पॉइंट पे अगर मैं उँगली रख के दबाऊँ, तो ये पेन बढ़ जाता है। इस तरह का चीज़ लंग्स के पेन या हार्ट के पेन में नहीं होता है। उसमें कोई भी एक पॉइंट पे दबाएँगे तो पेन बढ़ जाएगा। ऐसा यूजुअली हार्ट के या लंग्स के पेन में या इवन एसिडिटी के पेन में नहीं होता है। लेकिन ये जो एक पॉइंट पर होना और दर्द बढ़ जाना उसे दबाने से, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन में होता है। तो ये सारे चेस्ट पेन के अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जो बहुत बार हार्ट के पेन के साथ आप कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दें। इसके ऊपर भी मैंने फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपके चेस्ट पेन का कारण पहचानें, वो ज़रूर आप देखिए, तो उससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप में से कोई अभी भी हमारे व्हाट्सएप हेल्दी हार्ट कम्युनिटी का पार्ट नहीं है,
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में उसका लिंक डाल दूँगा, उसको आप जॉइन करिए और उसका पार्ट बनिए। वहाँ डेली बेसिस पर मैं कुछ हार्ट से रिलेटेड अपडेट देता हूँ, जो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको आगे चल के आपके लाइफ में हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में डेफ़िनेटली मदद करेंगे। इसके अलावा और एक हार्ट अटैक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ और वो चीज़ ये है कि जब भी किसी को चेस्ट पेन हो, तो उसने क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले जब चेस्ट पेन होता है तो मन में डर लगता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करें? और बहुत बार इस कन्फ्यूज़न की वजह से हार्ट अटैक में लोग बहुत डिले करते हैं मेडिकल सर्विस पाने से या वहाँ तक पहुँचने से। तो इसलिए क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्टली वो 2-4 बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहली बात तो जब भी आपको चेस्ट पेन हो, तो हार्ट के वजह से वो है या नहीं, उसको पता करने के लिए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह का कैरेक्टर रहेगा तो हार्ट का पेन होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो आप एक बार देख लीजिए। अगेन जैसे मैंने कहा इस पे वीडियो तो अगर आप भूल भी गए होंगे तो नो प्रॉब्लम, वो आप फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर के यूट्यूब चैनल पे देखिए, उसमें इस पर पूरा वीडियो बना हुआ है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है वो टिपिकली हार्ट का पेन है, राइट? हेवीनेस है, टाइटनेस है, अचानक बहुत पसीना आ गया है, अगर ऐसा सब कुछ है तो ऐसे इसमें सबसे पहले तो एक मेडिकल सर्विस को कॉन्टैक्ट करिए। अभी बाय मेडिकल सर्विस आई मीन हॉस्पिटल को फ़ोन करिए, आपके डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करिए या आपके कोई नियर बाय एम्बुलेंस को कॉल करिए, तो किसी भी एक मेडिकल सर्विस को कॉन्टैक्ट करके आपके पास बुलाइए, जो भी अवेलेबल है जल्दी से जल्दी और सबसे पहले उसको फ़ोन करके बुलाइए और या सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाके एडमिट हो जाइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। घर पर ज़्यादा चेस्ट पेन का स्पेशली अगर हार्ट से रिलेटेड डाउट लग रहा है तो घर पे ज़्यादा इसका इलाज करते नहीं रहना है, क्योंकि जितना आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे उतना आपके जान के लिए धोखादायक या रिस्की हो सकता है। तो इसलिए सीधा तुरंत मेडिकल सर्विस के कॉन्टैक्ट में आइए और वो जो भी ट्रीटमेंट बताते हैं उसको चालू रहने दीजिए या चालू करिए फटाफट। दूसरा इसका ये है कि अगर किसी वजह से आप तुरंत किसी मेडिकल सर्विस को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके घर पे एक डिस्प्रिन नाम की टैबलेट रखिए। डिस्प्रिन का एक स्ट्रिप आता है, बहुत सस्ता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो सिर्फ 10-15 रुपए का पूरा एक स्ट्रिप आ जाता है डिस्प्रिन का। उस एक गोली को साथ में रखिए, वो गोली बहुत जल्दी घुल जाती है, तो या तो आप उसको थोड़े से 1-2 घूँट पानी में डाल के घोल के उसको पी जाइए या उसको मुँह पे लेके चबा लीजिए ताकि वो जल्दी से डिज़ॉल्व हो जाए और डिज़ॉल्व जो हो जाती है वो जल्दी हमारे ब्लड में एब्ज़ॉर्ब भी हो जाती है। तो उस डिस्प्रिन के टैबलेट को लीजिए और तब तक ऑफ कोर्स मेडिकल कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करिए और वहाँ पहुँचिए। बहुत लोगों का मानना है कि अगर ऐसा चेस्ट पेन हो, तो एक सॉर्बिट्रेट नाम की दवा है, उसको तुरंत जीभ के नीचे रख लेना चाहिए। लेट मी टेल यू, सॉर्बिट्रेट दवा हर किसी के लिए नहीं है। सॉर्बिट्रेट दवा बिल्कुल ऐसी दवा नहीं है कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं और बेझिझक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सॉर्बिट्रेट की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए एकदम बिंदास एक गोली खा लिया सॉर्बिट्रेट का चेस्ट पेन होते बराबर, जितने बार हुआ उतने बार खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। हाँ, ऐसे कुछ इंडिकेशन होते हैं जिसमें डॉक्टर्स खुद आपको एडवाइस करेंगे कि अगर आपको ऐसा तकलीफ लगे तो सॉर्बिट्रेट लीजिए। ये यूजुअली हम उन लोगों में करते हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, हमें क्लियरली पता है उनको हार्ट अटैक आ चुका है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो ऐसे इसमें सॉर्बिट्रेट लेना उनको हम डेफ़िनेटली एडवाइस करते हैं, क्योंकि कैसा है ना, हम हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखते हैं। अभी जिसके इसमें ऑलरेडी डायग्नोस्ड है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और वापस होने वाला चेस्ट पेन हार्ट की वजह से भी ही हो, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो डेफ़िनेटली ऐसे केस में सॉर्बिट्रेट उनको काफ़ी फ़ायदा कर सकती है। लेकिन जिन लोगों का हमें पता ही नहीं है कि चेस्ट पेन का डायग्नोसिस क्या है, हो सकता है उनका हार्ट नॉर्मल हो, सॉर्बिट्रेट लेने से उनको कुछ फ़ायदा तो ना हो लेकिन उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। तो ये साइड इफ़ेक्ट वाली जो बात है सॉर्बिट्रेट की, उसका रिस्क लेना हमको तभी भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जब उससे होने वाला जो फ़ायदा है, वो हमको डेफ़िनेटली पता ना हो, डेफ़िनेट गारंटी ना हो कि इससे हमें कुछ फ़ायदा होने भी वाला है या नहीं।
तो इसलिए सॉर्बिट्रेट का गोली हर किसी ने नहीं लेना चाहिए। आपके डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट से बात करिए। अगर वो आपको एडवाइस करते हैं कि चेस्ट पेन के टाइम पे आप सॉर्बिट्रेट लो तो लो, लेकिन बिना किसी मेडिकल एडवाइस के यूँ ही सॉर्बिट्रेट ले लेना एक सही कदम नहीं रहेगा। तो सॉर्बिट्रेट के लिए ये बात हमेशा आपके ध्यान में रखिए। चेस्ट पेन के टाइम पे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको चेस्ट पेन हो, डेफ़िनेटली मैं समझ सकता हूँ कि डर लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, अब क्या करना, क्या नहीं करना। लेकिन इसमें आप जितना ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाएँगे, जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा दौड़-भाग करेंगे, उससे हार्ट के ऊपर और स्ट्रेस आएगा और आपका हार्ट अटैक की वज़ह से जो कुछ भी हार्ट को डैमेज हुआ है, हो सकता है वो डैमेज और ज़्यादा बढ़ जाए। और इस वज़ह से ये जो हार्ट के पेन के टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से काम करना है, नहीं तो आपका जितना हार्ट अटैक से नुकसान होना था, उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए बहुत केयरफुल रहिए इस बारे में कि जब भी चेस्ट पेन हो, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। तो ये 2-4 इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आपको चेस्ट पेन हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बात तो चेस्ट पेन के टाइम पे जैसे मैंने बताया ज़्यादा एजिटेट नहीं होना, ज़्यादा एंग्ज़ियस नहीं होना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना आराम से और जो कुछ भी जैसे मेडिकल सर्विस को कॉन्टैक्ट वगैरह करना है वो करते रहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली डू नॉट टेक स्ट्रेस और ज़्यादा दौड़-धूप भी मत करिए। आप कहीं जहाँ जिस जगह पे है वहाँ पे चुपचाप आराम से बैठिए। अगर आपने एम्बुलेंस को बुलाया है तो रिलैक्स करिए। पास में डिसिप्लिन है तो लीजिए और चुपचाप रिलैक्स बैठे रहिए। तो दौड़-धूप नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात इसका ये है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो ज़्यादा समय फ़ोन पर किसी डॉक्टर के साथ बात करने में भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। बहुत लोगों का रिफ्लेक्स ये होता है कि जैसे ही अपने को चेस्ट पेन हो, तो फ़ोन पर ही सारा ट्रीटमेंट लेने मिल जाए इसकी कोशिश करते हैं। हो सकता है उस टाइम पे उस दिन संडे हो या छुट्टी हो, उनकी इच्छा ना हो अस्पताल जाने की, उनको लगता है चलो फ़ोन पर ही बात करके डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बहुत बार फ़ोन पर एक पेशेंट के ओवरऑल कंडीशन के बारे में या सीरियसनेस के बारे में प्रॉपर अंदाज़ आना बहुत बार डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए कभी भी पर्सनली डॉक्टर से मिल लेना सेफ़ रहता है। दूसरी बात चेस्ट पेन के टाइम पे ईसीजी एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़ा काम का इन्वेस्टिगेशन है, तो इसीलिए भी घर पे रहने के बजाय चेस्ट पेन हो, तो तुरंत हॉस्पिटल या पास के लैब में जाइए एटलीस्ट और वहाँ पर अपना एक ईसीजी करवा लीजिए। क्योंकि एक बेसिक ईसीजी भी हार्ट का प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है या नहीं उसको डिफरेंशिएट करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इस वजह से एक सिंपल ईसीजी करवा लेना आस-पास जाके, लेकिन फ़ोन पर डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हैं, फिर डॉक्टर का फ़ोन नहीं लग रहा है तो दूसरे डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हैं। फिर ये सब जो इसमें जो टाइम वेस्ट होता है ना वो बाद में जाके बहुत महँगा पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे वक़्त ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपने। ओके। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। प्रगति मैडम ने पूछा है देयर इज़ एन एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग एंड नो इंटरवेंशन वाज़ डन। आई एम ऑन अपिक्साबैन वंस डेली एंड माय चेस्ट वेन्स आर ब्लॉक्ड। प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रगति मैडम आपको बता दूँ आज हम स्पेसिफिकली हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन है आपका हार्ट और लंग्स के बीच में अ, उसको हम एवी फिस्टुला या एवी मालफॉर्मेशन कहते हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है आपको ऐसे ही कोई इश्यू है, तो उसके बारे में भी हम अपने आने वाले लाइव में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा एवरी अल्टरनेट संडे मेरा ये लाइव लेने का प्लान है। आज का पहला लाइव है हमारा और एवरी अल्टरनेट संडे मैं लूँगा तो इस चीज़ को हम उधर कवर करेंगे। अगर आप हमारे हेल्दी हार्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप के मेंबर हैं, तो वहाँ पर जब मैं पोल डालता हूँ कि संडे लाइव के लिए क्या टॉपिक चाहिए, उसमें डेफ़िनेटली आपके इस टॉपिक को आप वोट करिए ताकि हम उसको एक हमारे संडे लाइव में इंक्लूड कर सकें। छाया मेहता मैडम ने पूछा है डायबिटीज़ वालों को चेस्ट पेन नहीं होता है, साइलेंट अटैक कैसे पहचानें? ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाँ, डायबिटीज़ वालों को चेस्ट पेन सबको नहीं होता है ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं होता है क्योंकि उनको एक चीज़ या एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। यानी कि जो हमारी नर्व्स है बॉडी की स्पेशली पेन को सेंसिटिव जो नर्व्स रहती है ना, वो बराबर काम नहीं करती है, उसकी बीमारी है तो हमें पेन फ़ील नहीं होता है।
तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, पहली बात कि इवन इफ चेस्ट पेन ना हो, हार्ट अटैक के दूसरे अनकॉमन या एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, जैसे अचानक बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, अचानक से बहुत ज़्यादा सांसें फूलना शुरू होना, या दिल में तेज़ धड़कन महसूस होना, वो भी ऐसे वक्त जब आपने कुछ बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी की ही नहीं है। आप जस्ट थोड़ा बैठे हैं, लोगों से बोल रहे हैं और अचानक आपको पसीना छूट गया है, या अचानक सांस फूलने लगी है बिना ज़्यादा हैवी एक्टिविटी के। तो अगर ऐसा हो तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, डेफिनेटली जाके आपके कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए। दूसरा, डायबिटीज़ के पेशेंट ने, या फॉर दैट मैटर हार्ट के जो रिस्क फैक्टर है, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर, जो दूसरे भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, थायराइड की बीमारी है, वज़न ज़्यादा है, फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, अगर ऐसा कुछ भी हो, या पहले आपको हार्ट अटैक हो चुका हो, अगर ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर आपको है, तो ऐसे केस में आपने रेगुलरली आपके हार्ट के रूटीन टेस्ट करते रहने चाहिए। रूटीन टेस्ट से मेरा मतलब है ईसीजी, 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट। अब आपके लिए स्पेसिफिकली क्या एप्लीकेबल है, ये तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको देख के बता पाएंगे, बट जनरली बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनको पहले हार्ट अटैक हो गया है, या जिनको मुझे लगता है कि हार्ट अटैक होने का रिस्क है, उनको मैं ही एडवाइस करता हूँ कि नेक्स्ट आप फॉलोअप में आएंगे तो हम आपका ईसीजी, 2D को, या ज़रूरत है तो स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। तो एटलीस्ट 2-3 साल में एक बार तो आपके ये सारे रूटीन टेस्ट होने चाहिए। ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन आपके कार्डियोलॉजिस्ट का रहेगा, बट रूटीनली ये करते रहना, ये देखने के लिए कि ओवरऑल हार्ट की क्या कंडीशन है। क्योंकि अगर किसी के हार्ट के नस में ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हैं जो आगे जाके हार्ट अटैक करवा सकते हैं, तो अगर इस व्यक्ति का स्ट्रेस टेस्ट जैसी या ट्रेडमिल टेस्ट जैसी टेस्ट हो जाए, तो ये कोई अटैक होने के पहले ही हम ये एक अंदाज लगा सकते हैं, सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को आगे जाके अटैक हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हम सही कदम उठा सकते हैं फ्यूचर के हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कभी हार्ट अटैक हुआ ही नहीं पर ऐसे ही स्ट्रेस टेस्ट के दौरान उनकी स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल आई, एंजियोग्राफी किया तो दिखा कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, ऑलमोस्ट 90-95% का ब्लॉकेज, जो कि अगर और कुछ दिन अननोटिस्ड चला जाता तो शायद उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ होता। तो ऐसे वक्त उन ब्लॉकेजेस को एंजियोप्लास्टी की मदद से खोला गया है, और आज कई सालों के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पेशेंट्स हैं मेरे, जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अगर आप डायबिटिक हैं तो भी रेगुलर बेसिस पे कार्डियक टेस्ट करने से हम कोई बड़ी प्रॉब्लम आगे होने के पहले ही एक अंदाज लगा सकते हैं। मिस्टर सचिन राव का सवाल है, इज डिस्प्रिन सेफ फॉर पेशेंट्स ऑन हीमोडायलिसिस? ओके, तो ऐसा है कि डिस्प्रिन की ये जो गोली है ना, ये बहुत क्या कहते हैं, इमरजेंसी में लेने वाली दवा है। और जब बात इमरजेंसी की आ जाए तो मोस्ट ऑफ दी दवाइयों को हम ज़्यादा अभी आप जैसे डिस्प्रिन हम हार्ट अटैक के लिए लेने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि हीमोडायलिसिस जो चीज़ है वो किडनी से संबंधित चीज़ है। अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि डिस्प्रिन हमें हार्ट अटैक से बचा सकता है, लेकिन अगर वो किडनी को डैमेज करे तो क्या? तो अगर आप हार्ट अटैक और किडनी डैमेज को कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें हार्ट अटैक से जान जा सकती है। किडनी के प्रॉब्लम से यस थोड़ा किडनी ख़राब हो सकती है, डायलिसिस थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इमीडिएट जान चले जाए ये प्रॉब्लम या ये मुश्किल होना इतना कॉमन नहीं है। तो इसलिए डिस्प्रिन का गोली अगर आपको हीमोडायलिसिस चालू है तो भी लेने में कोई हरकत नहीं है, अगर इमरजेंसी में आपको लेना पड़े। दूसरी बात, क्योंकि हीमोडायलिसिस चालू है तो बॉडी की जो गंदगी है, जो किडनी जो बॉडी से साफ़ होनी चाहिए, या एक्स्ट्रा का जो मेडिसिन का डोज है जो बॉडी से साफ़ होना चाहिए, वो वैसे भी किडनी आपका काम नहीं कर रहा है, लेकिन हीमोडायलिसिस के द्वारा वो सारा बॉडी की सफाई हो ही रही है। तो इसलिए इन जनरल जो लोग हीमोडायलिसिस पे रहते हैं उनको बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती है जो कि उन लोगों में नहीं दी जा सकती जिनका किडनी खराब है, लेकिन हीमोडायलिसिस या अलग दूसरे तरह का डायलिसिस जिनको शुरू नहीं है। तो इन जनरल बहुत सारी दवाइयाँ हीमोडायलिसिस के पेशेंट को दी जा सकती है, और ये जो डिस्प्रिन की भी गोली है, अगर इमरजेंसी में लेने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपने लेनी चाहिए, उससे घबराने या झिझकने वाली बात नहीं है।
आई होप मिस्टर सचिन राव जी को उनका आंसर मिल गया होगा इससे। अब हार्ट अटैक से रिलेटेड और भी हम 2-3 बातों को डिस्कस करेंगे। तो जो कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हार्ट अटैक के टाइम पे या हमको हार्ट की बीमारी है या नहीं, इसके लिए हमने रेगुलर में कौन-सी टेस्ट या जाँच करवानी चाहिए, कुछ करवाने की ज़रूरत है भी या नहीं? तो मैं बता दूँ आपको, पहली बात तो जो टेस्ट है, वो हम 3 तरह के बेसिक टेस्ट करवाते हैं, ईसीजी, 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट। अगेन ध्यान रखिए, ये सब जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दे रहा हूँ, ये बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपके पर्टिकुलर केस में लागू होगी या नहीं होगी, ये आपके डॉक्टर या आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको बेटर बता पाएँगे। बट जनरली ईसीजी, 2D इको और स्ट्रेस टेस्ट या जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं, वो मैं करवाता हूँ। ईसीजी हमें ये बताता है कि ओवरऑल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है, क्योंकि जैसे बाहर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उस तरह से हमारे हार्ट के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जो हमारे हार्ट की जो बीट है, हार्ट बीट जो है, उसको चलाता रहता है। तो अगर हार्ट को कोई भी बीमारी है या डैमेज है, तो ये जो ईसीजी के जो वेव, हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की थोड़ी ऑल्टर हो जाती है, और जो ईसीजी के जो वेव्स है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो जब इस तरह से ईसीजी के वेव्स हमारे एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो इससे डॉक्टर उन एबनॉर्मल ईसीजी के वेव्स को देखकर एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट की बीमारी कुछ है या नहीं। तो ये काम होता है ईसीजी का। अभी इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है 2D इको, बहुत बार लोग पूछते हैं कि एक्चुअली ये 2D इको है क्या? मतलब ये होता क्या है और इसमें क्या दिखता है? तो ऐसा है कि 2D इको बेसिकली सोनोग्राफी है, हार्ट का सोनोग्राफी को हम 2D इको बोलते हैं। इसमें डायरेक्टली है मुझको या कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट जो भी ये 2D इको कर रहा है, उसको हार्ट के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पूरा नज़र आता है। उसमें देखकर ये बताया जा सकता है कि हार्ट को कोई डैमेज है या नहीं, हार्ट की जो मसल है उसको कोई डैमेज है या नहीं, हार्ट में वाल्व्स होते हैं, यानी कि बेसिकली क्या होता है ना, हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले जो 2 कमरे होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियम, और नीचे वाले जो 2 कमरे होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये जो कमरे हैं, ओवरऑल उनका फंक्शनिंग कैसा है, उनका साइज़ बड़ा या छोटा तो नहीं हो गया है, हार्ट की मसल में कोई वीकनेस तो नहीं आ गई है, हार्ट की जो वाल्व है, वाल्व यानी ये जो मैंने कमरे बताए उनके बीच के जो दरवाजे हैं उनको हम वाल्व बोलते हैं। हार्ट की जो वाल्व है उनमें उसमें कोई वीकनेस तो नहीं, बराबर खोल बंद हो रहे हैं या नहीं वो। तो ये सारी जो हार्ट के स्ट्रक्चर या फंक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ये हमें 2D इको में इसका हमें जवाब मिल जाता है, और ये कंप्लीटली हम उसमें देख सकते हैं। हार्ट का जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है हार्ट की नसें। और ये जो ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट है, उसमें हमें ये पता चलता है कि हार्ट के नसों में ब्लड फ्लो कैसा है, हार्ट की जो नसों में कोई ब्लॉकेज होने का चांस है या नहीं। देखिए, छोटे मोटे ब्लॉकेजेस 10-20% तो बहुत लोगों में होते हैं, या यूँ कहूँ कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन में रहते हैं, लेकिन ये जो मेजर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है जिसके वजह से हार्ट को जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो गया हो, ऐसे ब्लॉकेज है या नहीं, या उनकी होने की संभावना है या नहीं, ये हमें ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है। ब्लॉकेजेस हमें दिखते हैं सिर्फ एंजियोग्राफी में, स्ट्रेस टेस्ट में हमें ब्लॉकेज नहीं दिखते, लेकिन क्योंकि एंजियोग्राफी एक ज़रा इन्वेसिव टेस्ट हो जाता है, महंगा भी रहता है, और उसमें फिर कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन दो और बाकी स्कैनिंग करो, ये सारी बहुत सारी चीज़ें रहती, तो इसलिए हम जिन लोगों में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है हार्ट से रिलेटेड, या जो सिर्फ एक रूटीन चेकअप के लिए हार्ट का चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी एडवाइस नहीं करते हैं। हम उनको सिंपली ये कहते हैं कि आप ये स्ट्रेस टेस्ट करवा लो। अगर ये स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल आता है तो आगे और कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये स्ट्रेस टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है, फिर हम आगे का कंफर्मेटरी टेस्ट यानी एंजियोग्राफी जैसा टेस्ट करवाते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी और 2D इको, ये 3 बेसिक टेस्ट है जो ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए किए जाते हैं।
आपको अगर ऐसा कुछ चेकअप करवाना है, तो पहले तो आपके डॉक्टर से आपका जाँच करवाइए कि क्या ये तीनों आपके लिए भी उचित टेस्ट है या नहीं? अगर है तो डेफ़िनेटली करवा लीजिए और एक रेगुलर बेसिस पे आपका चेकअप होते रहना चाहिए। कितना रेगुलर इंटरवल पे होगा ये भी पर्सन टू पर्सन बहुत डिफ़र करता है। जिन लोगों को और हार्ट के काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर हैं, उनमें तो एनुअली एक बार कर लेना चाहिए, हर साल एक बार। जिन लोगों को ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, इक्के-दुक्के रिस्क फैक्टर ही है, 2 साल में या उम्र ज़्यादा हो गई है, तो 2 साल में एक बार कराएँ तो चलेगा। और यंग लोग हैं, जैसे 30-35 साल के हैं, वो भी करवाने आते हैं। उन लोगों ने तो इवन साल में 3 साल में एक बार कराएँगे तो भी इनफ है। तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत डिफ़र करता है। इसका कोई एक पर्टिकुलर फ़ॉर्मूला नहीं है कि हर किसी के लिए एक ही रहेगा। तो आई होप हार्ट रिलेटेड ब्लड टेस्ट आर व्हाट डॉक्टर? ओके, मिस्टर हरिहरन जी ने पूछा है कि हार्ट रिलेटेड ब्लड टेस्ट के बारे में। तो ऐसा है कि हार्ट के फंक्शंस के बारे में डायरेक्टली जानकारी देने वाले ऐसे कोई ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं, बट कुछ टेस्ट रहते हैं जो ओवरऑल हार्ट की हेल्थ देखने को हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है लिपिड प्रोफाइल, यानी कि सिंपल भाषा में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल है। अभी ये जो टेस्ट होता है ये हमें ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में बताता है। हार्ट की नस में जो कोलेस्ट्रॉल बैठा हुआ है या जो ब्लॉकेज कर रहा है, उसके बारे में ये टेस्ट हमें नहीं बताता है। तो इसलिए बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो अभी कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। उनमें भी हो सकता है, लेकिन यस, पॉसिबिलिटी कम रहती है। दूसरा सॉरी दूसरा हार्ट का टेस्ट होता है जो हार्ट अटैक है या नहीं किसी को, उसको चेक करने के लिए हम कहते हैं, जिनको कि हम कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन, सीपीके-एमबी, इस तरह के टेस्ट रहते हैं जो यूजुअली अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और हमें रूल आउट करना है कि हार्ट को कुछ डैमेज है या नहीं, हार्ट अटैक है या नहीं, तब हम ये वाले टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, जैसे कि होमोसिस्टीन, ये सब को भी जैसे कि हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सारे भी बाकी के एडिशनल टेस्ट है जो अगर एबनॉर्मल है तो हार्ट का रिस्क या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे एडिशनल टेस्ट है। डायरेक्टली हार्ट के हेल्थ के बारे में कुछ हद तक हमें कार्डियक एंजाइम से पता चलता है, लेकिन बाकी के सब इनडायरेक्ट टेस्ट ही है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल वाला जो टेस्ट है। ओके तो आई थिंक जितने सवाल थे मैंने उसके जवाब दे दिए हैं, एंड मेरे तरफ से भी जो पॉइंट मुझे लगा कि आप लोगों ने जानना चाहिए वो भी आई थिंक मैं जवाब दे पाया। आप सब लोगों को मैं फिर से बता दूं, शायद आप में से काफ़ी लोग इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होंगे। ये कम्युनिटी ग्रुप बनाने के पीछे मेरा यही एम है कि जहाँ तक जितना हो सके मैं हार्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो मैं लोगों को बाँटूँ, लोगों के साथ शेयर करूँ मेरा नॉलेज, ताकि इस वजह से लोगों का जो हार्ट अटैक होने का जो इतना रिस्क बढ़ गया है अपने सोसाइटी में, उसको जहाँ तक जितना हो सकता है हम कम कर सकें। मेरा शेड्यूल बिज़ी रहता है, लेकिन उसमें भी जो कुछ सॉरी जो कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ, और आई विल बी रियली वेरी हैप्पी अगर उससे आपको कुछ फ़ायदा हो। उन चीज़ों को यूज़ करके आप आपके हार्ट रिस्क को कम कर सकें तो डेफ़िनेटली मुझे फ़ायदा होगा। अगर आप में से कोई इस व्हाट्सएप हेल्दी हार्ट कम्युनिटी ग्रुप में नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में लिंक डाल दूँगा, उसे जॉइन करिए और डेली बेसिस पर उस ग्रुप में एंगेज रहिए। आपके भी उसमें रिपोर्ट पोस्ट करिए, और उसमें आपके भी कमेंट्स उस ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, और जैसा मुझे जमे मैं डेफ़िनेटली आपके सब कमेंट्स का आंसर करूँगा उस ग्रुप में, तो उस ग्रुप में डेफ़िनेटली जॉइन हुइए। प्रगति मैडम, आपने ये जो पूछा है पीडीएफ, तो पीडीएफ अगर मैं बनाने जाऊँ तो बहुत लंबा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो रादर आई वुड एडवाइस यू कि आप बेटर उस ग्रुप को जॉइन करिए। वहाँ डेली बेसिस पे हमारा प्लान है हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल शेयर करने की। वो कुछ वीडियो हो सकते हैं, शॉर्ट्स हो सकते हैं, ऐसे रील्स की तरह,
कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, पोस्ट्स हो सकते हैं, जितना जैसा जमता है मैं उसमें शेयर करता रहूँगा, तो आप डेफ़िनेटली उस ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। तो आई होप आज के यूट्यूब लाइव के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम फिर से यूट्यूब लाइव करेंगे। उस ये लाइव के 2-3 दिन पहले मैं हेल्दी हार्ट कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डेफ़िनेटली पोल डालूँगा कि आपका फ़ेवरेबल टॉपिक क्या है उस डिस्कशन के लिए, आप वहाँ पर अपना वोट डालिए। हम नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में उसी के बारे में बात करेंगे। और आज के लिए थैंक यू आप सब लोगों को जॉइन करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, और ग्रुप में डिस्कस करते रहिए। बाय-बाय।